बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 170 मुलाहिज़ा फरमाएं। हाँ, मैंने कहा कि तुम आराम करो, बदहज़मी से भी ऐसा हो सकता है। वो बोला, या थकन की वजह से। तुमको क्या जरूरत थी गोश्त, सब्जी और फल लेने के लिए खुद जाने की और इतना वजन उठा के पैदल आने की? दिलदार ला देता और क्या वापसी में सवारी नहीं मिल सकती थी? वो कहने लगी, दिलदार ने तो मुझे माजूर करके बंद कर दिया घर में। बाहर के सारे काम तो वो कर देता है और मुझे भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए। खैर, उसके बाद वो सो गई, लेकिन सुबह तक खुदा के पास पहुंच चुकी थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, तब मुझे मालूम हुआ और आपने उसकी मौत को कुदरती समझकर कबूल कर लिया। मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, नहीं, इस एतबार से नहीं कि उम्र में मैं उससे सीनियर तो था, लेकिन ये दिल बहुत नाकाबिले एतबार चीज है। उसका दिल धोखा दे गया। वो चलते चलते अचानक बंद हो गया। किसने कहा था ये आपसे? आपने किसी डॉक्टर को बुलाया था या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली थी? मैंने कहा, कैसी बातें करते हो? डॉक्टर आता तो क्या करता, जिंदा कर देता उसे। वो बरहमी से बोला, और पोस्टमार्टम क्यों कराता मैं? इसलिए कि मौत पुरअसरार हालात में हुई थी। मैंने कहा, आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि दिल बहुत नाकाबिले एतबार चीज है। हकीकत यह है कि इंसान अपनी तमाम साइंसी तरक्की के बावजूद दिल से ज्यादा पायदार मशीन नहीं बना सका। दिल कभी किसी वजह के बगैर अचानक जवाब नहीं देता। दिल तो अपनी खराबी की इतला बहुत पहले देता है। अगर आपके दोस्त डॉक्टर करमानी ने कभी ये महसूस नहीं किया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या उन्हें कोई कोरोनरी तकलीफ है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि उनकी मौत हरकतें कल बंद होने से वाकई हुई थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो चिल्लाया। मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन आप एडिशनल सेशन जज थे। आपने अदालत की कुर्सी पर बैठ के कत्ल के बेशुमार मुकदमात की समाअत की होगी। लोग किस तरह कत्ल करते हैं मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, इन हालात में आपने मौत को कुदरती कैसे मान लिया? आपको शक क्यों नहीं हुआ कि उन्हें कत्ल? मुंह बंद रखो, मुंह बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, उसका जिस्म कांपने लगा। मेरी मरियम के बारे में ऐसी बात कहते हो मेरे सामने? वो फरिश्ता सीरत औरत थी जिसने कभी अपनी जबान से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो सबसे मोहब्बत करने वाली औरत, खुदा तरस और नेक दिल, उसे कौन कत्ल करेगा? यू इडियट, तुम्हारे दिमाग में ये बेहुदा ख्याल कैसे आया? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मिस्टर करमचंद पाल, मैंने उठते हुए कहा, इससे मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं आएगा कि किसी ने उन्हें कत्ल किया था। उनकी मल्टीविटामिन की गोलियों में एक गोली जहर की रख दी गई थी या उनके दूध के गिलास में जहर डाल दिया गया था, और यह काम किसी ऐसे शख्स ने किया था जो आप दोनों के मामूलात पर नजर रखता था। वो आपको भी कत्ल कर सकता था, उसकी बला से आप दोनों मर जाते। लेकिन क्यों? क्या मिल सकता था किसी को हमारी मौत से? वो एकदम बैठ गया। हम तो पहले ही कह चुके थे, हमारा जो कुछ है वो हमारी बेटियों का है, और हमारे दामाद भी ऐसे नहीं है। वो बहुत नेक लोग हैं और मेहनत की कमाई खाते हैं। मैं जानता हूँ वो लालची नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप उन पर भी शक करें। मैंने कहा, मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि मरियम का कोई दुश्मन नहीं था। वो फरिश्तों की तरह नेक थी, मगर करमचंद पाल क्या शैतान ऐसी लोगों को रास्ते से नहीं हटाता? मैं अपने वालिद के बारे में यही कहता फिरता हूँ कि वो बड़े ईमानदार, खुदा तरस और नेक आदमी थे, मगर उनको कत्ल कर दिया गया। खैर, ये बात पुरानी हो गई, लेकिन जिस बात ने मुझे वापस आने पर मजबूर किया वो यही थी कि मैं आपको खतरे से खबरदार करूं। मेरी जिंदगी तो हर लम्हे खतरात में घिरी हुई है, लेकिन आपने भूले से भी आज की इस मुलाकात का या इन बातों का किसी के सामने हवाला दिया तो खुद आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मरियम को कत्ल करने वालों ने आपको इसलिए बख्श रखा है कि आप उनके लिए बेजरर हैं। आप समझें कि ना हम यहाँ आए, ना आपसे बिले और ना अपने बारे में कोई बात की। आपने कभी हमें देखा ही नहीं। किसी को अपना समझ के भी ये बात ना कहें, उस पर आपका एतमाद अपनी जात पर से ज्यादा ना हो, वरना आपको भी कत्ल कर देंगे। सुना आपने? गेट आउट, तुम पागल हो गए हो। वो फिर चिल्लाने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे भाई की तरह। तुम खुद को सही दिमाग समझते हो। हकीकत यह है कि उसकी बात सुने बगैर मैं वॉकआउट कर गया। मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैंने इस घर में कदम रखकर गलती की थी। इस कबती बूढ़े का क्या भरोसा, वो मेरे मना करने के बावजूद ये बात किसी से कह दे कि आज दो पागल भाई आए थे, अमीर खान और कबीर खान। कहते थे कि हम वजीर खान के बेटे हैं, और उनमें से जो बड़ा था वो बड़ा पागल था। कहता था मरियम को किसी घर के आदमी ने कत्ल किया था और अब वो मुझे भी कत्ल कर देगा। वो बहुत हंसेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मरियम के बाद दिलावर का एजेंट दिलावर उर्फ कबूतरा इस बूढ़े को भी ठिकाने लगा देगा। खुद बूढ़े की बेटियां कहेंगी कि हमारा बाप ज़हनी तौर पर तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारी माँ का इंतकाल हुआ था, और इस उम्र में उनको ज़ियाबितस का पुराना आर्जा भी था। चुनाचे ये कत्ल भी तभी मौत का नाम पाएगा। मैं गुस्से में तेजी से चलता चला गया। गुस्सा मुझे राबिया पर भी आ रहा था। आखिर उसे क्या जरूरत थी ये मकान मेरे नाम या अपने नाम से खरीदने की?
अगर ये राज फाश हो गया कि अब इसका मालिक कौन है तो क्या उसे तबाह नहीं कर दिया जाएगा? शायद दिलदार उर्फ कबूतर ने अब तक ये खबर दिलावर तक पहुंचा दी हो कि अड्डा बिक रहा है, बाकी सब वो मालूम कर लेगा। मेरे कदम अचानक एक आवाज पर रुक गए। एक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर शाम का अखबार बेच रहा था। मशहूर सनतकार सेठ दिलावर का कत्ल, आज की ताज़ा खबर। मैंने झपटकर बच्चे के हाथ से अखबार छीन लिया और उसके हाथ पर 1 रुपया रख दिया। खबर बिल्कुल नुमाया और मुकम्मल थी। शायद सुर्खी इसलिए नहीं बनी थी कि चौधरी दिलावर एक मुकामी सनतकार था। उसे मुल्कगीर या बैनुल अक़वामी सतह पर वो शोहरत हासिल नहीं थी जो कुछ अरसा कबल पाकिस्तान की मईशत पर हावी 22 खानदानों को मिली थी। लेकिन खबर में लहू का रंग था और कत्ल की लर्जा खेजी थी, चुनाचे से नुमाया जगह मिली थी। दिलावर की जिंदगी या मौत में मेरी दिलचस्पी के असबाब बिल्कुल मुख्तलिफ और रया थे, क्योंकि उसकी ज़ात से बराह रास्त मेरी अपनी जिंदगी और मौत के ज़मीनी रिश्ते और मुतनाज़ मंसूब थे। ऐसे चंद और भी होंगे जिनके लिए दिलावर का जीना मरना किसी एतबार से अहम था। मसलन उसके खानदान में शामिल अफराद, उसके कारोबारी अरीफ और खलीफ और दोस्त आशना। लेकिन मैं ये कभी नहीं समझ पाया था कि किसी भी शख्स के कत्ल की वारदात में गैर मुतलका अफराद के लिए तजस्सुस और दिलचस्पी के असबाब क्या होते हैं, जिसकी वजह से कत्ल की खबर सनसनीखेज कहलाती है और अखबार में शाया हो तो ऐलान बन जाती है। जर जन जमीन के लिए आदमी के हाथों आदमी का कत्ल अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। हवस और हसद का वो कमीना जज्बा जो इंसान को शैतान के हाथों में बेबस कर देता है, आदमी की सरशत में शामिल है। सड़क पर पेश आने वाले ट्रैफिक के हादसात की तरह कत्ल भी रोज़मर्रा की जिंदगी का जुज़्व है और जितने अफराद कत्ल की वारदातों में ये हादसात में हलाक होते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा अफसोसनाक और पूरा अजाब हालात में दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन इनके बारे में कोई खबर नहीं देता और कोई जानना नहीं चाहता कि वो कैसे मरे और क्यों मरे। दिलावर के कत्ल की खबर को भी अखबार ने और अखबार फरोश ने ज्यादा फरोख्त का जरिया बनाया था और अखबार खरीदने वाले ऐसे भी थे जो शायद दिलावर के नाम से भी वाकिफ ना होंगे, मगर कत्ल के साथ सफाकाना, बेईमाना और वहशियाना के अल्फाज का बेदरीग इस्तेमाल खबर को मजीद चटपटा बना देता है। हालांकि किसी भी कत्ल को शरीफाना कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग को गर्मा गर्म कहना मुज़ीका खेज है, क्योंकि आग के यख बस्ता होने का तसव्वुर ही नहीं। मगर अब मेरी तरह दूसरे लोग भी बड़े नहमाक और इश्तियाक के साथ खबर की तफसीलात में गुम थे कि कातिल कौन था, कत्ल क्यों हुआ, अंदाजे क्या हैं, पुलिस का नजरिया क्या है। इसके साथ लवायकीन की तस्वीर जो लाश पर गरिया गुनाह और मुमकिन हो तो एक तस्वीर खून आलूदा लाश और जाए वारदात के मंजिर की। शायद ये सब कुछ पढ़ने और देखने के बाद लाशौरी तौर पर आदमी ये इत्मीनाने कल्ब हासिल करता है कि वो खुद 100% जिंदा है और जिंदगी कितनी पुरमसरत, काबिल कदर और अहम चीज़ है। अखबार बेचने वाला लड़का मेरे रवैये पर थोड़ा सा हैरान हुआ था और फिर उसी खबर को चिल्ला चिल्ला कर नशर करता रवाना हो गया। उसे ज्यादा हैरान होने की फुर्सत ही नहीं थी। उसने फर्ज कर लिया होगा कि मैं दिलावर का कोई करीबी अजीज हूँ जिसे इस खबर ने दूसरों के मुकाबले में शदीद तर्ज़ेनी सदमे से दो चार किया था। चुनाचे दिलचस्पी की हद तक मुतासर होने वाले इत्मीनान से अखबार खरीद कर कीमत अदा कर रहे थे तो मैंने अखबार झपट कर छीन लिया था और 5 का नोट फेंक कर ऐसा आवाज भागता हुआ था कि बाकी पैसे लेना भी भूल गया था और यह भी भूल गया था कि मैं सड़क के दरमियान में खड़ा अखबार पढ़ रहा हूँ। फिर किसी शरीफ आदमी ने शाना हिलाकर मुझे मुतवज्जो किया और बताया कि सड़क से हटकर जो बेंच लगी हुई है उस पर बैठकर अखबार पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने सारी लाया और चल पड़ा। सुर्खी मैंने पढ़ने से कबल ही सुन ली थी। बाकी तफसीलात को एक नजर डालकर ज़ेन में नक्श कर लेने के बाद मैंने हर लफ्ज़ को गौर से पढ़ा। अखबारी नुमाइंदे से और पुलिस की इश्तराक के बाई में से जो खबर बनी थी वो कुछ यूं थी कि रात के वक्त नामालूम अफराद ने चौधरी दिलावर को उनकी ख्वाबगाह में घुसकर कत्ल कर दिया। कातिल ने कुल्हाड़ी से पैदर पे वार किए और सर के टुकड़े करने के बाद कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। चौकीदार ने जिसे पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था यह बयान दिया कि दिलावर के अफराद खाना रावलपिंडी गए हुए थे और उनका प्रोग्राम मरीजा की स्नोफॉल देखने का था, लेकिन सख्त सर्दी के बावजूद स्नोफॉली के लिए मौसमी खाला साजगार नहीं हुए थे। चुनाचे वो किसी अजीज के घर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बरसने की बजाय बादल बर्फ के गाले बनकर गिरने लगे तो वो मरी जाएं। चौकीदार को इल्म नहीं था कि रावलपिंडी में वो कहाँ होंगे। उसने किसी को भी बंगले में आते जाते नहीं देखा था और पुलिस की जूता कारी के बावजूद ये इतराफ नहीं किया था कि वो नशा करता है या रात को हराम खोरी करता है और सो जाता है। चौकीदार ने पूरे यकीन के साथ बयान दिया था कि उसने कोई शोर नहीं सुना, किसी के ऊंचा बोलने, बार पीट करने या चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी और कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं देखा। हालांकि वो हिदायत के मुताबिक रात भर कोठी के गिर्द फिरता रहा था। उसने अपना ख्याल जाहिर करते हुए बताया कि चौधरी दिलावर जैसे शरीफ और बाअखलाक आदमी का दुश्मन कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद सिर्फ 6 महीने पहले मुलाजिम हुआ था।
इसलिए यकीन के साथ कुछ नहीं बता सकता कि इनके दोस्त कितने थे और दुश्मन कितने। वो इनकी निजी जिंदगी के मामला से बाखबर होने का दावा कैसे कर सकता था। वो और घर के दूसरे मुलाजिम कितने भी काबिले एतमाद क्यों ना हो, बहरहाल मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं। वारदात की शब चौधरी दिलावर निस शब से कुछ पहले सोए थे और अकेले थे। पुलिस के सवाल के जवाब में उसने कहा कि अगर कोई शख्स कार में छुपा हुआ था और चौधरी साहब के साथ ही घर में दाखिल हो गया था तो वो कैसे जान सकता था। वो चौधरी साहब की गाड़ी देखते ही दरवाजा खोल देता था और रात को भी उसने गाड़ी के गुजर जाने के बाद गेट बंद किया था। उसने चौधरी साहब को गाड़ी पोर्च में रोककर उतरते अंदर जाते ही इसलिए नहीं देखा था कि वो गेट को धकेल कर मुकफ्फल करने में मसरूफ था। तब उसने गाड़ी के रुकने और दरवाजा बंद होने की आवाज जरूर सुनी थी। उसे नहीं मालूम कि वो अकेले अंदर गए थे या उनके पीछे कोई और भी था। दूसरे नौकरों के मुतल्लिक उसने बताया कि बाली सुबह आता था और शाम होने से पहले अपने घर लौट जाता था। उसका घर अंदरूनी मामला से कोई ताल्लुक नहीं था, चुनाचे उसे अंदर जाने की इजाजत भी नहीं थी। खानसामा एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी बेवा बहन के साथ कई साल से इसी घर में मुकीम था, लेकिन वारदात की शब वो भी घर में नहीं थे। चौधरी साहब ने उनको भी अपनी फैमिली के साथ भेज दिया था। चौधरी साहब मामूल के मुताबिक सुबह सूरज निकलने से पहले लान में टहलने नहीं निकले, तो वो समझा कि शायद रात को देर से सोने की वजह से वो सुबह अपने वक्त पर नहीं उठ सके। चौकीदार ने तस्लीम किया कि चौधरी साहब रात को देर तक जागते थे और उनको नींद ना आने की शिकायत रहती थी। कुछ अरसे से वो चिड़चिड़े भी हो गए थे और उन्होंने किसी वजह के बगैर चौकीदार को डांटा डपटा भी कि वो होशियार रहे और अगर कभी उसकी तरफ से गफलत का सबूत मिला तो उसे बरतरफ कर दिया जाएगा। वो चौकीदार को 1000 रुपए महाना देते थे, जो आम चौकीदार को मिलने वाली तनख्वाह के मुकाबले में दुगनी थी। चुनाचे चौकीदार खुद भी नौकरी को बरकरार रखने के लिए बेहद मुस्तैद रहता था। चौधरी साहब ने उसे एक रिवाल्वर भी लेकर दे रखा था और कई बार कहा था कि खतरा महसूस हुआ और वो किसी गलत आदमी को जबरदस्ती या नाजायज तौर पर अंदर दाखिल होता देखे तो बेदरीग गोली मार दे, बाकी मामलात को वो खुद संभालेंगे। सुबह 9 बजे तक चौधरी साहब की गाड़ी पोर्च ही में खड़ी रही तो चौकीदार को तशवीश लाहक हुई कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो गई हो। अंदर से तो वो चिल्ला कर आवाज देते तब भी बाहर सुनाई ना देती। इसी अंदेशे की वजह से वो हुक्म अदूली करते हुए अपनी ड्यूटी छोड़कर अंदर गया और चौधरी साहब के बंद रूम के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर दाखिल होने की नौबत ही ना आई। उसने खुले दरवाजे से टेबल लैंप को रोशन देखा। चौधरी साहब फर्श पर मुर्दा पड़े थे और उनका खून कालीन के जर्द रंग पर फैला हुआ था। लाश की हालत देखकर वो इतना दहशत ज़दा हुआ कि पहले तो खुद बेहोश हुआ, उसे चक्कर सा आया, जिसके बाद वो दरवाजे के करीब ही गिर पड़ा। मगर चंद मिनट में वो उठ खड़ा हुआ और दूसरे कमरे की तरफ टेलीफोन करने भागा। टेलीफोन तो बेडरूम में भी था मगर उसमें अंदर जाने का हौसला ना था। उसे मालूम था कि दूसरा टेलीफोन ड्राइंग रूम में है। वो अंदर के मामलात की खबर रखने में गैर जरूरी दिलचस्पी नहीं लेता था, मगर उसे चौधरी साहब ने कई बार ड्राइंग रूम में बुलाया था, इसलिए वो घर के नक्शे से वाकिफ था और उसे मालूम था कि कौन सी चीज कहाँ है। इसलिए वो टेलीफोन करने ड्राइंग रूम में गया। उसे डायरेक्टरी में कोई नंबर तलाश करना नहीं आता, लेकिन चौधरी दिलावर ने उसे पुलिस स्टेशन का टेलीफोन नंबर याद करा दिया था। इन तमाम बातों से पुलिस ने यह नतीजा अखज़ किया कि चौधरी दिलावर को किसी दुश्मन का डर था। चुनांचे उसने गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए थे और उसके बावजूद वो अदम इत्मीनान का शिकार था। इस मुंतकी नतीजे पर पहुंचने की एक वजह यह भी थी कि चौकीदार के अंदाजे के मुताबिक घर में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी। चौधरी दिलावर के हाथ की बहुत कीमती घड़ी, उसके हीरे की नगीने वाली सोने की अंगूठी और बेड साइड टेबल की दराज में रखे हुए 17,000 रुपए भी महफूज रहे। किसी ने सेफ को तोड़ने या उसका ताला खोलने की कोशिश तक नहीं की थी और सामने रखी हुई हर कीमती चीज छोड़ दी थी। कमरे के अंदर मुजाहमत के आसार नापेद थे, चुनाचे डकैती या चोरी को खारिजी इम्कान करार दे दिया गया था और यह ख्याल जाहिर किया गया कि किसी जानी दुश्मन ने उन पर सोते में वार किया और कातिल अपने जज्बा इंतकाम में वहशत और जुनून का शिकार था, वरना वो दूसरा वार ना करता। सर्द गुलाड़ी के तेजदार वाले फल की पहली जरब से ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, मगर कातिल ने चेहरे का कीमा बना दिया। अखबार ने एक पुलिस ऑफिसर के हवाले से लिखा था कि चौकीदार बज़ाहिर बेकसूर मालूम होता है और असल हक़ाइक़ का इंकशाफ तो चौधरी दिलावर की फैमिली ही या दीगर अफराद के बयानात और मज़ीद तफ्तीश के बाद ही होगा। लेकिन अभी जो मफरूज़ा पेश नज़र शहादतों की बुनियाद पर कायम किया जा सकता है यही है कि चौधरी साहब का कोई जानी दुश्मन घर से बाहर उनकी गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप कर बैठा रहा और उनके साथ अंदर जा पहुंचा। वो कोई ऐसा काबिल एतमाद आदमी था जिसे वो खुद अपने साथ अंदर ले गए और जिसे चौकीदार ना देख सका। उस शख्स ने चौधरी साहब को कत्ल करने के बाद इंतजार किया कि चौकीदार अपनी जगह से हिले तो वो बाहर निकले, और जब बिलाखिर चौकीदार अपनी तसल्ली के लिए अंदर गया तो कातिल इत्मीनान से बाहर निकल गया।
उसे कत्ल के सारी सुराग मिटाने और अपने हाथों पर या कपड़ों को नजर आने वाले हर दाग से महफूज रखने के लिए काफी वक्त मिल गया था। खबर तफसीली होने के बावजूद नामुकम्मल थी और इसी जुमले पर खत्म हुई थी कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। मज़ीद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। वक्त की कमी के बायस अखबार वालों को चौधरी साहब से मंसूब पुरानी बातें अपने कारियान को याद दिलाने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन मैं जानता था कि अगले दिन अखबारात अपनी अपनी फाइलों से गुज़िश्ता वाक़यात का निचोड़ पेश करेंगे। तो उसमें क्या होगा? जानी दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। फिर मेरी केस हिस्ट्री होगी। ये तज़किरा होगा कि चौधरी दिलावर पहले से रहमत कबाड़ी नाम के एक ड्राइवर के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलव्वस थे और हाल ही में उन्हें इंस्पेक्टर फतेह शेर के कत्ल में मुलव्वस करने की कोशिश की गई। करने वालों ने बरवक्त बंदोबस्त कर लिया तो कल के अखबारात मुझे शैतान बना के पेश कर देंगे कि बरतानिया में क़याम से अब तक बैने कानून शिकनी के कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और किस किस नोयत के संगीन इल्ज़ामात में इश्तिहारी मुजरिम की हैसियत से मतरूब हो। उसके बरक्स चौधरी दिलावर को फरिश्ता सीरत साबित करने के लिए बताया जाएगा कि किस तरह वो खुद साख्ता यानी अपनी ज़ाती सलाहियत मेहनत के बल पर तरक्की करके इस मुकाम तक पहुंचने वाले आदमी थे। कितने खुदातरस थे, कितने रहमदिल और फयाज थे, कितने यतीमों को पालते थे और कितनी बेवाओं की मदद कर चुके थे, वगैरह वगैरह। अगर कोई बुरा कहे तो लोग कहते हैं कि मरने वाले की नेकी बदी उसके साथ गई। अब करो तो दुआए मगफरत करो या लवायकीन के लिए सब्रे जमील की दुआ। अगर इस एहतमाम के लिए दौलत भी सर्फ कर दी जाए तो चौधरी दिलावर जैसे शैतान भी मर के अजीम इंसान कहलाते हैं और उनकी वफात को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी कह दिया जाता है। उम्र भर बदनामी कमाने वाले के लिए नेक नामी की सनद खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि उनको जन्नती करार देने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन मुझे चौधरी दिलावर के जहन्नमी होने की ना खुशी थी और ना इसका अफसोस था। मेरे सामने तो एक ही सवाल था, ये किसने किया? और इस सवाल का जवाब ना होने के बायस मेरा ज़हन ये सोचने पर मजबूर था कि अब क्या होगा। क्या वाकई कत्ल और खून रेजी की दंगे इंसानियत दास्तान का हर्फ आखिर आ गया? वो तवील जंग खत्म हुई जिसमें लातादाद बेगुनाहों ने जिंदगी की जरगाम में जान का नजराना दिया था और में से कुछ एक तरफ थे और कुछ दूसरी तरफ, लेकिन बेशतर किसी तरफ भी नहीं थे। मगर ये तो हर जंग का अलमिया है कि इसमें सबसे ज्यादा वही काम आते हैं जो अमन और सुलह के फलसफे पर कामिल एतमाद रखते हैं और ये समझते हैं कि उसूले जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है। कौन कब मरा, कैसे मरा और कहाँ मरा, ये सब बेमानी हो गया था और सवाल सिर्फ एक रह गया था कि क्यों मरा। मिलाकर दिलावर भी मर गया और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कानून के हाथों ने तख्ते-दार तक पहुंचाया या किसी मजलूम ने कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मारा तो उसे एक ही बार जा सकता था। वह उसकी मौत कितनी ही जिल्लत आमेज और इबरत आमोज क्यों ना हो, अब सिर्फ मैं रह गया था और मुझे यूं महसूस होता था कि यकलख्त वो सब बारे मुलामत मेरे कांधों पर मुंतकिल हो गया है जो दिलावर ने उठा रखा था। वो मर के सुर्ख रू हो गया और मैं सरगर्दां के अब हिसाब दूं तो क्या और जवाब दूं तो किसे कि ये सब क्या था। बार के हक को बातिल, खैर और शर की जंग, खुद को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खुशकिस्मत और ज्यादा चालाक शिकारी साबित करने की कोशिश। अगर अंजाम यही होना था तो आगाज से क्या हासिल था? उसका मामला तो योमे हशर पर गया जब अपना अपना दावा रखने वाले दिलावर का गिरेबान थाम लेंगे। मगर इस दुनिया में सिर्फ बेरे वजूद का मसला रह गया जिसने सारे मसाइल खड़े किए थे। दिलावर चैन से कब्र में सोएगा। मैं बदस्तूर आज के गम और कल के अंदेशों में गिरफ्तार रहूंगा, चुपता फिरूंगा और भागता रहूंगा, किसी मकसद किसी समत के बगैर जिंदगी से फरार के आजाब को झीलता रहूंगा और सोचता रहूंगा कि अब इस MWD कम्प्लेक्स का क्या बनेगा जिसे वजीर खान से छीन लिया गया था और जिसका वारिस मैं था। उसका वारिस अब कौन होगा और वहां अब क्या होगा?